हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो यू ऑल हैव बीन वेरी वेरी गुड। हमारा रिवीजन सीरीज चालू है फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए। उसमें डेली एक एक करके हम सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। हमने अभी लेटेस्ट एमटीपी भी आपका जो आया है जनवरी 25 एग्जाम्स का, वो भी सॉल्व करके मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है। आपने नहीं देखा, अपने एमटीपी सॉल्व कर लिया तो एक बार ज़रूर उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। आज अपने करेंगे रिविजन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फुल स्क्रीन में आते हैं सर, फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा रिवीजन सीरीज़, हमारा डिटेल्ड रिवीजन सीरीज़ जो चालू है, उसमें ये सारे चैप्टर्स हमने कर लिया। इन सारे का रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे है, आप ज़रूर एक बार इसे देख लीजिएगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें टोटल 6 यूनिट्स मैं आपको टोटल में यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से आप लोग एक बार देखो, एक बार अटेंशन चाहिए आप सबका। हाँ, एक बार यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे टोटल 6 यूनिट्स में ये हमारा चैप्टर बांटा हुआ है। इसे यानी क्या किया है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को 6 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें पहला 2 यूनिट अपने आज रिवाइज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल एंड कैश मैनेजमेंट। ये 2 यूनिट्स अपने आज रिवाइज कर रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो आप लोग का है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो आप लोग का है, ये आप लोग का कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है आपका कॉस्टिंग, उसमें कवर्ड है। तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने अलग से कुछ नहीं करना, जो आपने वहाँ पढ़ा वहीं का पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिसीवेबल मैनेजमेंट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटर्स मैनेजमेंट इसे हम एक और नाम से बोलते हैं। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक का भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज, नहीं तो शायद कल ज़रूर इसे हम कवर करेंगे। पेबल्स मैनेजमेंट एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन है सिर्फ, वो भी अपने कल एक साथ दोनों चीज़ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स एक साथ ही कवर करके ख़त्म कर देंगे। लास्ट एक आपका फिनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। टोटल मैंने क्या कहा, 6 टॉपिक है। ये 6 यूनिट्स है। ये 6 यूनिट्स में लास्ट यूनिट जो है फिनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये आपका प्योर और थ्योरी टॉपिक है, जो ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर जो आपका है थ्योरी का, फिनेंसिंग टाइप्स ऑफ फिनेंसिंग वाली चैप्टर, उसमें ये कवर्ड भी है। तो आपका वहाँ से काम ये हो जाएगा। साथ साथ आप चाहो तो इसे एक बार बुक से, आईसीआई मैथ से एक बार रीड कर लेना, तो आपका थ्योरी का यहाँ पे प्रिपरेशन इसका भी हो जाएगा। आज अपने स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट से। सर अपने पढ़ कहाँ से रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं हमारा हैंड रिटेन नोट्स जो आपके स्क्रीन पे है। ये प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स मैंने बनाया है। ये सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं आपके लिए, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको ये बुक चाहिए रहा तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मैंने डाल दिया एक, उससे आप फिलअप कर दो, आपको ये बुक्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। क्या आप बोल रहे हो सर? यस, पूरा बुक आपको घर तक मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो बढ़िया से आपको पढ़ाई करना, अच्छा से एग्जाम में स्कोर करना है। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शुरू करने से पहले एक बार हम और आप बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या है। पूरा चैप्टर से वर्किंग कैपिटल इतना बार अपने कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल है क्या? वर्किंग कैपिटल हमारा वो डेली ऑपरेशंस जो कंपनी की होती है, जो डेली ऑपरेशन से कंपनी की होती है, उसको फंड करने के लिए जो रुपए चाहिए, जो कैपिटल चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। सर एग्जांपल से बताओ। एग्जांपल अपने लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज का। डोमिनोज का एग्जांपल लेते हैं। डोमिनोज में अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एग्जांपल है, वर्किंग कैपिटल क्या होगा? डेली ऑपरेशंस उसका क्या है? रोज पिज़्ज़ा बनाना, पिज़्ज़ा बेक करना, स्टाफ मैनेज करना, सब चीज़ करना। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो ब्रेड चाहिए, जो रॉ मटेरियल अगर उसका ब्रेड है, या उसके बाद उसके जो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जो भी उसे सामान चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस, जो भी उसे चाहिए, तो उसे वो प्रोक्योर करता है। डेली काम में उसे यूज़ आते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जितने टाइप के खर्चे हैं, इसके लिए जो पैसे चाहिए, ये है आपका वर्किंग कैपिटल। डेली का स्टाफ का उसको छुट्टा करना, उसको मतलब उसको पैसे देना, सारे चीज़ों को करना हमारा वर्किंग कैपिटल बोलता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक से। एक बार हमारे नोट्स में क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म फंड्स। ऑब्वियसली अगर वो हमारा डेली फंड्स है, डेली रिक्वायरमेंट है, तो शॉर्ट टर्म हुआ। मुझे उस वर्किंग कैपिटल से कोई प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाने हैं। मैं अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा का एक स्टोर आज यहाँ खोल लिया हूँ, मैं एक स्टोर अगर आज खोला हूँ, तो मैं उसी स्टोर को मैनेज कर रहा हूँ। मैं कोई और नया स्टोर नहीं खोल रहा, या दूसरे सिटी में उस स्टोर को लेके नहीं जा रहा, ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा। क्लियर है ना डिफरेंस? इसलिए हमारा वर्किंग कैपिटल है, हमारा शॉर्ट टर्म फंड्स है। ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने सम्स को ईजिली कर पाए। अपने समझ के पढ़ेंगे तो सही करेंगे। ओके, तो हमारा डेली ऑपरेशंस को फंड करने के लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल क्या है?
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारा होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये सर आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बार आपने पढ़ा है, बहुत चैप्टर्स में इसका रिलेशन है, ये आपको अच्छे से पता है। करंट एसेट्स क्या है, क्विकली अपने कवर कर लेते हैं। थ्योरी पोर्शन है, थोड़े हमारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में हेल्प होगा, इवन थ्योरी में पूछ लिया तो क्विकली इसको कवर कर लेते हैं, फिर एक बार प्रैक्टिकल पोर्शन में भी आएंगे। करंट एसेट्स क्या है, कौन बताएगा? करंट एसेट्स वो एसेट्स हुए जो एक कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मार्क माय वर्ड्स, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाए, वो करंट एसेट्स है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल आप बताओ, एग्जाम्पल आप लोग बताओ कौन कौन से करंट एसेट्स हुए हमारे। सर सबसे सिंपल हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितने सारे हैं, सब करंट एसेट्स हैं हमारे। कैसे ये हमारा जो एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर 12 मंथ्स। सर 12 मंथ्स क्यों? देखिए एक स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का है। तो सर क्या सारे कंपनीज में नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स ही होगा, हर बार अपने को यही मानना है? देखो जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मान लो कोई ज्वेलरी कंपनी है, या कोई एग्जांपल कोई अल्कोहल कंपनी है, तो अल्कोहल कंपनी में क्या होता है कि अल्कोहल बनाने में बहुत टाइम लगता है, अल्कोहल को बनने में बहुत टाइम लगता है, तो 12 मंथ्स उनका ऑपरेटिंग साइकिल नहीं होता। हो सकता है अल्कोहल बनाने में 3 साल, कितना टाइम लग गया, देन उसको पूरा होने में, उसको बेचने में, फंड्स को वापस अपने डेटर से पैसा वसूल करने में, सब चीज़ में हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। इसलिए इस टाइप के कंपनीज में ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से बेसी भी पॉसिबल है। बट अपने यहाँ स्टैंडर्ड अजम्पशन है कि हर बार अपने 12 मंथ्स लेके आपको, आपके लिए रेलिवेंट, आपको उसी को ध्यान रखना है। हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने सारे एग्जांपल्स है वो मैंने आपको बता दिए। करंट लायबिलिटीज़ क्या है? करंट लायबिलिटीज़ क्या है? सिंपल सी बात है, अगर करंट एसेट्स वो एसेट्स हुए जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज होते हैं, तो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हुए जो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में उसे सेटल कर देंगे। क्या कर देंगे? सेटल। कीवर्ड्स ध्यान दो थोड़ा, सेटल्ड हमारा कीवर्ड हुआ, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हमारा कीवर्ड हुआ, तो उस टाइप के लायबिलिटीज़ हमारे करंट लायबिलिटीज़ हुए, ठीक है। एग्जाम्पल कितने सारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स हुए आपके, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए, कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हुए, वो सारे आपके क्या होंगे? सारे आपके करंट लायबिलिटीज़। ओके, रीड कर लेना आप लोग, रीड करना है तो सारे चीज़ यहाँ पे मैंने बढ़िया से लिखा हुआ है। चलो अब इंपॉर्टेंट बात, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हुआ क्या? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ को मैनेज करना होता है, तो वो जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ का मैनेजमेंट है, वाई करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़? क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल होता ही करंट एसेट्स मैनेज करंट लायबिलिटीज़ है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। हमने वर्किंग कैपिटल का ऊपर फॉर्मूला देखा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इज माई वर्किंग कैपिटल। तो उससे मैनेज करना, कहीं करंट एसेट्स का ऑप्टिमम लेवल है कि नहीं, करंट लायबिलिटीज सही टाइम पे सेटल हो रहे हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलता है, ठीक है। अपने आगे आएंगे, प्रैक्टिकल पोर्शंस भी कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट आपके थ्योरी के लिए, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर हमने सुना है वर्किंग कैपिटल होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। यस, वो आप सही बोल रहे हो, वो होता है, बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वैल्यू। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। एक और टाइप का होता है, एक और बेसिस होता है वर्किंग कैपिटल का, वो कौन सा है? वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में आपका आता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एंड सेकेंड इज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। सर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, हमें भी बताओ। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब हुआ कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो परमानेंटली एक बिजनेस में आपको चाहिए ही चाहिए। एक वर्किंग कैपिटल, ऐसा वर्किंग कैपिटल जो परमानेंटली आपके बिजनेस में हमेशा चाहिए उसे रन करने के लिए। एक सर्टेन स्पेसिफिक, मान लो मिनिमम कैश बैलेंस का हो सकता है आपका रिक्वायरमेंट हो, एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अपने मेंटेन करते हैं, तो उस पे जो पैसे ब्लॉक होते हैं, उस पे जो पैसे लगते हैं वो परमानेंट समझ में आ रहा है। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? इजी से बात है, नाम से ही समझ में आ रही है। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल हमारा मतलब हुआ कि जो टेम्पररी कभी रिक्वायरमेंट हो गया, कोई एक्सीजेंसी हो गई, मान लो पैंडेमिक आ गया, या मान लो सडनली कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जो इम्पैक्ट कर रहा है हमारे बिजनेस को, सडनली हमें और कैश इन्फ्लक्स करना होगा, और कैश इन्फ्लो चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या होता है? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल ये होती है हमारी, बिकॉज ये फ्लक्चुएट करता है।
पैंडमिक आया 2020 में, अब तो वो खत्म हो गया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो भी थे सब अब खत्म हो गया, अब सब वापस बैक टू नॉर्मल हो गई है। तो वो बैक टू नॉर्मल हो गया, तो अब वो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल था हमारा, अब हमें उस एक्स्ट्रा फंड का तो दरकार नहीं है, तो वही चीज़ हमारा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होता है। समझ में आया? यस। फटाफट आपको रीड कर लेंगे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में ऐसे आएगा, ये वन ऑफ द फेवरेट एरिया है क्वेश्चन पूछने का, इसलिए मैं बार बार इस पर एम्फेसिस डाल रहा हूँ। ग्रॉस और नेट तो आपको मालूम है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हुआ आपका ओनली करेंट एसेट्स इज योर ग्रॉस, और नेट, नेट वर्ड, नेट का मतलब क्या है? कुछ माइनस होगा। कभी भी आप कहीं पे भी अपने लाइफ में कुछ नेट सुनते हो, एग्जांपल नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सुनते हो, तो नेट प्रॉफिट में क्या होता है सर? नेट प्रॉफिट इज पैट, बिकॉज हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें टैक्स माइनस करके अपने पैट पे आते हैं। एग्जांपल एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपने पढ़ा होगा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस और एक नेट। समझ में आ रहा है? यस। तो नेट हुआ डिफरेंस, तो इसलिए सीए माइनस सीएल, क्या बोला मैंने? सीए माइनस सीएल हमारा क्या हुआ? नेट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इट इज इन्वेस्टेड ऑन परमानेंट बेसिस इन अ कंपनी, इसका कुछ कुछ नाम और है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। दूसरे नाम भी ध्यान रखना, क्या पता कोई एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, परमानेंट तो हाँ फिक्स तो हो गई, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। और हार्डकोर वर्किंग कैपिटल, सुन लो एक बार, क्या पता पूछ ले, तो एक बार सुनने से क्या ध्यान रहता है। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, जैसा मैंने कहा फ्लक्चुएट कर रहा है, टेम्पररी इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा है, यस। वो हार्डकोर था, तो ये है हमारा सॉफ्टकोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना? एकदम समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना एक बार जरूर से बता दो। हाँ सर समझ में आ रहा है। इसमें एक चार्ट भी मैंने आपके लिए बनाया है, कि यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, कि हमारा टेम्पररी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो परमानेंट रहता है, इस तरीके से ये हमारा परमानेंट रहेगा फॉर मैच्योर्ड बिजनेस। अगर बिजनेस मैच्योर्ड है तो ठीक है, स्टडीली वो उसका वर्किंग कैपिटल चल रहा है, तो स्टडीली वो प्रॉपर ही अपना सीधा लाइन से अपने डिनोट किए हैं। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल अगर होता है, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल तो मैंने क्या किया, देखो ये फ्लक्चुएट करा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ऊपर कभी कम, इस तरीके से हमारा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल हुआ। ये हमने बात किसका किया? हमने बात किया मैच्योर्ड बिजनेस का। अगर बिजनेस इज इन अ ग्रोइंग फेज, अगर बिजनेस ग्रोइंग फेज में, तो आप लोग बताओ, ग्राफ देख के बताओ ग्रोइंग फेज का ग्राफ कैसा दिखेगा? ग्रोइंग फेज का ग्राफ कैसा दिखेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सब कि ग्रोइंग फेज का ग्राफ कैसा दिखेगा सर। सीधी सी बात है, अगर ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल ऐसा है, ग्रोइंग मतलब कि क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है, हमारा लीनियर कर्व बन रहा है, तो अपने क्या करते हैं, इस तरीके से इसे थोड़ा सा स्लांटिंग तरीके से दिखाते हैं कि हमारा ग्रो हो रहा है, तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल स्टेडीली फिक्स तरीके से ग्रो हो जा रहा है, और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल तो हमारा फ्लक्चुएट करता ही है। ठीक है ना? एक बार दोनों ग्राफ एक बार क्विकली आप लोग नजर घुमा लो, क्विकली दोनों ग्राफ में नजर घुमा लो, क्विकली दोनों ग्राफ में नजर घुमा लो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ओके, अब आओ नेक्स्ट, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? नाम से समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी कहा ऑप्टिमम मतलब समझ में आ रहा है? एक सेकंड, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि हमारा जो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल है, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है कि क्या बेस्ट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल किसी कंपनी में रह सकता है। समझने के मैं बताऊँ इजी तरीका एक, आप लोग मान लो करंट लायबिलिटीज हमारा क्या है, मैं बताता हूँ, इधर देखो, ऐसे मानो कि करंट लायबिलिटीज हमारा क्या है मालूम है? करंट लायबिलिटीज हमारा है पासिंग मार्क्स। करंट लायबिलिटीज है हमारा पासिंग मार्क्स, कितना है सर? 40। हमारा करंट लायबिलिटीज है पासिंग मार्क्स 40। अब एक बार ध्यान देना, करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स हमारा स्कोर है। करंट एसेट्स क्या है? ये मेरा स्कोर है कि मैंने कितना स्कोर किया। अगर मेरा स्कोर मेरे पासिंग मार्क्स से कम है तो क्या है? बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। अगर मेरी स्कोर मेरी पासिंग मार्क्स से कम है तो क्या है? ट्रबल की बात है कि नहीं? यस, इट्स अ साइन ऑफ ट्रबल। समझ में आ रहा है? एकदम फटाफट याद हो जाता है ये सब तरीके से। चलो इधर आओ। नेक्स्ट, अगर सी ए इज इक्वल टू सी एल, मतलब मैंने जस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर किया, अगर मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर किया तो ठीक है, चलो बैलेंस्ड बात है, ये बैलेंस्ड बात है। आपने जस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर किया तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो ये बैलेंस साइन है हमारा एक। कंपनी कुड बी इन ट्रबल इफ करंट एसेट्स आर नॉट रियलाइज्ड, मतलब कि
मतलब कि क्या होता है कि मैं एकदम बैलेंस पे खड़ा हूँ, एक भी नंबर ऊपर नीचे हो गया, एक भी करंट एसेट्स का मेरा स्कोर, तो मेरा स्कोर अगर एक भी नंबर नीचे हो गया तो मुझे बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा। तो क्या होगा, मैं ट्रबल पे चला जाऊँगा अगर मेरा करंट एसेट्स टाइम से रियलाइज़ नहीं होता, या मेरा मतलब मेरा 40 नंबर आता नहीं है। अगर सी ए ग्रेटर देन सी एल है, अगर सी ए ग्रेटर देन सी एल है मतलब मैंने स्कोर ज़्यादा किया पासिंग मार्क्स से, वेरी गुड, तो आपने पासिंग मार्क्स से बेसिस स्कोर किया, दैट इज़ अ ग्रेट साइन। ग्रीन में मैंने लिखा है ग्रेट साइन। चलो ये हो गया ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। ऑप्टिमम करंट रेशियो हमारा क्या होता है, हमारा ऑप्टिमम करंट रेशियो क्या होता है, 2:1। अगर हमारा ऑप्टिमम करंट रेशियो अगर 2:1 है तो उसी को मैंने क्या किया, अगर सी ए बाई सी एल इज इक्वल टू 2:1 है तो सी ए क्या हुआ, सी ए हुआ हमारा ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, सी ए क्या हुआ हमारा ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, वही मैंने लिखा है। तो हमारा आइडियल वर्किंग कैपिटल भी क्या होता है कि करंट एसेट शुड बी ट्वाइस ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज़। मेरे पास उतने करंट एसेट्स होने चाहिए कि मेरे 2 गुना ऑफ माई करंट लाइबिलिटीज़ को मैं इजीली मीट कर पाऊँ। करंट लाइबिलिटीज़ अपने मीट कहाँ से करते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ अपने मीट करते हैं फ्रॉम आवर करंट एसेट्स ओनली। ठीक है ना, दोनों बातों का ध्यान रखना। ओके, अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, 3 टाइप के अप्रोच है इसमें, इजी सी बात है, एग्रेसिव अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मॉडरेट, कंजर्वेटिव और हमारा एग्रेसिव अप्रोच, तीनों नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपके कि किस में क्या होना चाहिए। मतलब 3 चीज़ होते हैं इसमें, देखो 3 चीज़ें हैं, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क। लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क, ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ों का क्या होना चाहिए किस अप्रोच में, ये आप खुद ही बता दोगे। इसमें मेरी हेल्प नहीं चाहिए, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आप उतने स्मार्ट हो, आप खुद ही बता दोगे कि तीनों अप्रोचेज में, ये तीनों अप्रोचेज में लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क कितना कितना होना चाहिए। कौन बताएगा, कौन बताएगा कितना कितना होना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर एग्रेसिव अप्रोच है, अगर एग्रेसिव अप्रोच है तो मतलब क्या है, मैं करंट एसेट्स को कम रख रहा हूँ। एग्रेसिव अप्रोच है मतलब क्या हो रहा है, ऐसे समझो करंट एसेट्स को मैं कम रख रहा हूँ तभी एग्रेसिव हूँ मैं। यस, तो अगर कम है मतलब कैश और बैंक में रुपया कम है तो लिक्विडिटी क्या हुआ, मिनिमम। अगर कम है तो कैश और बैंक में रुपए कम है तो मतलब लिक्विडिटी इज मिनिमम। प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुआ, देखो अगर मैं एग्रेशन में जाता हूँ, एग्रेसिव हो रहा हूँ, तो हाई चांस है मेरे प्रॉफिटेबिलिटी का मैक्सिमम होने का, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क है तो इश्क है, सर याद है तो सबको, यस, रिस्क है तो इश्क है, इसीलिए हमारा रिस्क में ज़्यादा ले रहा हूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी को तो ज़्यादा होना ही है। वही लॉजिक है, एकदम ईजी सा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं हो रही होगी। मॉडरेट अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच, नाम ही है मॉडरेट तो तीनों चीज़ें हमारा मॉडरेट, मतलब इधर देखो, लिक्विडिटी मॉडरेट, प्रॉफिटेबिलिटी मॉडरेट और रिस्क भी मॉडरेट। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होगा आप लोग बताओगे, इधर इधर देखो बस, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होगा मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोग बताओ एक बार, खुद सोचो, 10 सेकंड खुद सोचो कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होगा। सर अगर यहाँ पे लिक्विडिटी हमारा मिनिमम है तो कंजर्वेटिव मतलब करंट एसेट्स हम बेसी रखेंगे, तो कंजर्वेटिव अप्रोच में हमारा लिक्विडिटी मैक्सिमम होगा। यस राइट, वही लॉजिक है, ऐसे ही सोचना है, एकदम सिंपल। अगर मैं लिक्विडिटी को एग्रेसिव अप्रोच में मेरा मिनिमम है तो कंजर्वेटिव अप्रोच में वो मैक्सिमम होगा, और अगर मैं कंजर्वेटिव हूँ, मेरा लिक्विडिटी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा कैश होल्ड करके बैठा हूँ सेफ रहने के लिए, तो मेरी कमाई भी कम होगी, मैं लेवरेज भी कम करूँगा। समझ में आ रहा है, रिस्क मेरा कम रहेगा। इजी है, हाँ वही मैंने लिखा है, मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर इतने सारे थ्योरी क्यों करा रहे हो आप? देखो कोई तो थ्योरी वर्किंग कैपिटल से आएगा ही आएगा, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जनवरी एग्जाम्स में आपका एक थ्योरी वर्किंग कैपिटल से आनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार थोड़ा थ्योरी पे भी फोकस आपके लिए कर रहा हूँ। तो थ्योरी पे ध्यान दो, कोई भी थ्योरी आ सकता है, अपने को नहीं पता अपने को कौन सा आएगा, अपने को प्रिपेयर सारे करके जाने हैं। ये सारे जितने थ्योरीज हैं ना, ये कभी ना कभी ICAI ने पूछा है, ऐसा नहीं है कि मैं मन से फर्स्ट टाइम ढाल रहा हूँ। ICAI ने या तो प्रीवियस किसी एग्ज़ाम में पूछा है, या तो कोई MTP में डाल दिया है, ना तो RTP में डाला है, तो कहीं ना कहीं सब रिलेवेंट है आपके लिए, आपको पता होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब फैक्टर्स, समझ लो आप डिटर्मिनेंट्स को, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। मैंने यहाँ पे भी आपके लिए लिखा है, यहाँ पे सारे फैक्टर्स को यहाँ पे भी मैंने किया है, जितने फैक्टर्स आपके होते हैं, इधर देखो।
फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या क्या होता है कि कितना नीड ऑफ कैश है, डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल कितना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा चाहिए, कम है तो कम चाहिए। एकदम लॉजिकली आप सोचोगे सारे कर पाओगे। जितने टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जितने टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ होते हैं ना, वो सब में ही है, जैसे कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग, जितने हैं ना ये सारे हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे जितने करंट एसेट्स हैं वही है। इसके अलावा जो हमारे मार्केट के लिए मैक्रो इकोनॉमिकली भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी है, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस तो ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक है, मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस, हमारा क्या वो मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमी का भी इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक बार आप लोग रीड कर लो, सारे यहाँ पे मैंने दे दिए। ऊपर में क्या था, ऊपर में क्या है कि मैनेजिंग एडुकेट वर्किंग कैपिटल के लिए क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल, और सेकंड है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। दोनों के बारे में छोटा छोटा करके मैंने लिख दिया है, एक बार आप लोग रीड कर लेना इसे। आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स कौन बताएगा? सर आप ही बताएंगे सर, हम थोड़ा ना बताएंगे। हाँ सही बात है, मुझे ही तो एग्जाम दे के आनी है। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स में क्या है, एक होता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा है किसी कंपनी का। हमने ऊपर डिस्कस किया 12 मंथ्स, हमने अभी डिस्कस किया सर ऑपरेटिंग साइकिल है आपका 12 मंथ्स। अगर 12 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है तो उस हिसाब से कोई वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करोगे कि इतना मुझे चाहिए ताकि मेरा 12 मंथ्स तक काम हो जाए। यस और नो? यस। अगर ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा या कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, और 12 मंथ से कम भी हो सकती है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ऐसा अगर हो जाए तो हमारा वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट चेंज होगा। समझ में आ रहा है? लॉजिकल बात है, मतलब कनेक्टेड बात है सारे। अगर ऐसा होगा तो वैसा, वैसा होगा तो ऐसा, मतलब एकदम लॉजिकली सिक्वेंशियली आप समझोगे तो समझ पाओगे। हमारा करंट एसेट्स का होल्डिंग पीरियड क्या है, मैं ज़्यादा देर तक करंट एसेट्स होल्ड करता हूँ कि मैं कम देर तक करंट एसेट्स होल्ड करता हूँ, उससे भी हमारा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन में चेंज होगा। उससे भी क्या होगा, हमारा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन भी चेंज होगा। रेशियो ऑफ सेल्स, ज़्यादा सेल्स तो ज़्यादा कैपिटल, अपने क्या करते हैं डेटा टू सेल्स लेते हैं ना, तो ज़्यादा सेल्स तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होने का चांस है। तो जिस भी तरीके से हमारा सेल्स से भी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ओके। रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब हमारा आपके किताब में क्या लिखा है कि हमारा अगर फिक्स्ड एसेट्स बढ़ता है, कंजर्वेटिज्म और एग्रेशन का ही एक एग्जांपल और है ये, कि अगर फिक्स्ड एसेट्स बेसी है तो करंट एसेट्स भी बेसी रख लूँ तो ये क्या होगा, कंजर्वेटिव अप्रोच हो गया, कंजर्वेटिज्म का एग्जांपल हुआ। और इसका ऑपोजिट करूँ, मतलब कि करंट एसेट्स अपने कम रखे फिक्स्ड एसेट्स के हिसाब से, तो ये हमारा क्या हुआ, एग्रेसिव अप्रोच हुआ। समझ में आ रहा है? एकदम हाँ, इजी सा बात है, कुछ नहीं, आप लोग शांति से खुद सोच के करोगे ना तो भी कर पाओगे, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है हमारी। ठीक है ना? ओके सर। ऑपरेटिंग साइकिल को हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल को अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल भी मानते हैं। हाँ सर, अभी तक कब से तो अपने वही किए जा रहे हैं, तो अपने को पता है, बस नाम याद रखना चाहिए, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या याद रहेगा? हाँ, यहाँ छोटा सा डायग्राम मैंने दिया है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ, हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स हम खरीदते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होता है रॉ मटेरियल्स के बाद, WIP, रॉ मटेरियल से क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्किंग प्रोग्रेस हमारा हो गया, सब हो गया तो क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसे सेल कर देंगे। फिनिश्ड गुड्स को हम सेल कर देंगे तो क्या होगा, रिसीवेबल्स होगा कि नहीं, यस और नो? यस। और रिसीवेबल से जब हमें पैसा मिल जाएगा तो हमारा कैश हो जाएगा। यही हमने लिखा है, यही हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। क्या टाइम में, मार्क माय वर्ड्स, क्या टाइम में या कितने टाइम में ये पूरा चेन, ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, वो ही हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है। अपने नॉर्मली इसको अज्यूम करते हैं क्या, 12 मंथ्स। नॉर्मली अपने से अज्यूम करेंगे 12 मंथ्स, बट ये कितना टाइम में ये पूरा साइकिल बनता है, वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ध्यान रहेगा कि नहीं? ध्यान रहेगा कि नहीं? हाँ सर, हमें ध्यान रहेगा। मैंने यहाँ वही लिखा है। आज से हमारा रॉ मटेरियल हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स। एक चीज़ और, क्रेडिटर्स को हम कितने टाइम पे ऑफ करेंगे, वो भी हमारा लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल से। हमारा क्रेडिटर्स को हम कितने टाइम पे ऑफ करेंगे, सेटल करेंगे, वो भी हमारा ऑपरेटिंग साइकिल से लेस हो जाता है। क्या होता है? लेस होता है। ध्यान देना, हाँ लेस होता है। ऐड मत करके आ जाना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेस होता है। ओके, सबका मैंने फुल फॉर्म आपके लिए दे दिया, आप लोग देख लेना एक बार इसे, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ ध्यान दो, अब एक बार ध्यान दो प्लीज़। प्रैक्टिकल पोर्शन में एंटर कर रहे हैं अपने, ध्यान चाहिए, पूरा प्रॉपर टेंशन चाहिए, ध्यान दो सब।
कुछ फॉर्मूलाज दिया हुआ है आपका, ये दिख रहा है आपको, लिस्ट दिख रहा है, ये लिस्ट दिख रहा है क्या? सबको लिस्ट दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ सर लिस्ट दिख रहा है। बात समझो, ये जितने फॉर्मूलाज हैं कोई नए लग रहे हैं क्या? ये क्या आ गया सर वापस? अब रॉ मटेरियल स्टॉक इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय 365 इंटू, ये क्या आ गया सर? अब तो इतना सारी चीज़ें हैं सर, कैसे होगा? ध्यान दो, हमने एक चैप्टर पढ़ा था रेशियो एनालिसिस। अच्छा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, रुको एक बार मैं आपके लिए लिख के दिखाता हूँ। रेशियो एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था? एक रेशियो का एग्जांपल लेते हैं रॉ मटेरियल का, ठीक है? हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। एक बार ध्यान देना प्लीज़, अच्छा लगेगा आप लोगों को, समझ में आएगा, समझ में आएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान दो प्लीज़। रॉ मटेरियल, सर समझ नहीं आया ठीक से लिखो, सर समझ नहीं आया ठीक से लिखिए। ओके, हमने बात किया रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। क्या था इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा? इसका फॉर्मूला क्या था? एक बार फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखो कि रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। रॉ मटेरियल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड किससे करूं? हमारा रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड में किससे करूं? क्या सर आप भी कैसा बात कर रहे हो? हम क्या करते हैं, हमारा रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का अगर बात हो रहा है तो अपने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसे किससे? रॉ मटेरियल से। एवरेज रॉ मटेरियल, आपने पढ़ा था ना एवरेज रॉ मटेरियल्स, एवरेज रॉ मटेरियल। सर ये जो एवरेज रॉ मटेरियल आप लिख रहे हो, हमने बात किया था क्या होता है आपका यहाँ पे, अगर आपके एग्जाम में रहता है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, दो तरीके के, 2 ईयर्स में रहते हैं, तो रॉ मटेरियल के लिए हम लोग यहाँ डिवाइड में क्या करते हैं, एवरेज रॉ मटेरियल करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। नॉर्मली अगर नहीं है वैसा, अगर एक ही ईयर का डेटा है, एक सिंगल ईयर का डेटा है, तो ये एवरेज रॉ मटेरियल की जगह क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन है वही हो जाएगा। तो मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक बार एवरेज हटा दूँ, हमारा क्या हुआ, ये रॉ मटेरियल स्टॉक ही हुआ, सीधी सी बात है। कोई कन्फ्यूजन है इसमें क्या? कोई कन्फ्यूजन है क्या इसमें? हमने बात किया ये रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल स्टॉक, यस और नो? यस। इसको ऐसे लिख दूं, रॉ मटेरियल स्टॉक क्या हुआ, रॉ मटेरियल स्टॉक इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय RM टर्नओवर रेशियो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं लिख सकता हूं ऐसे, सब हाँ बोलेंगे। एक और रेशियो है हमारा, एक और रेशियो है हमारा रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड या कलेक्शन डेज का जो रेशियो है हमारा, वो कैसे आता है? वो कैसे आता है? हमने पढ़ा था 360 डिवाइडेड बाई, डिवाइड नहीं 360 या तो फिर 52 या 12, जैसा भी इन्फॉर्मेशन रहे, डिवाइड किससे करेंगे? हम इसे डिवाइड करेंगे RM टर्नओवर रेशियो से। यस और नो? यस। अब अगर मैं ये RM टर्नओवर रेशियो को, इसी चीज़ का, ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ प्लॉट कर दूँ, मतलब RM टर्नओवर रेशियो क्या हुआ मेरा, इधर देखो एक बार, RM टर्नओवर रेशियो क्या हुआ, RM टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय RM कलेक्शन पीरियड। 360 डिवाइड बाय RM कलेक्शन पीरियड हुआ। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं इतना ये क्यों लिख रहा हूँ? मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपको फील हो कि कोई नए फॉर्मूलेज नहीं है, आपको रट्टे नहीं मारने हैं। आपने एक चीज़ समझा, एक फॉर्मूला को ध्यान किया, तो बाकी ये सारा अपने आप आपका माइंड कैलकुलेट कर लेगा। समझ में आ रहा है? ये सारे फॉर्मूलेज अपने आप आपका माइंड कैलकुलेट कर लेगा सर, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में रजिस्टर हो कि फ्लो क्या है, फॉर्मूले के फ्लो क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो एक बार, ये जो ग्रीन से मैंने लिखा था, इसमें ये जो RM टर्नओवर रेशियो, उसमें ये दो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं प्लॉट करके डायरेक्टली लिख दूँ क्या, एक स्टेप जंप करूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, RM स्टॉक इज इक्वल्स टू RM कंज्यूम्ड इनटू
आरएम कलेक्शन या होल्डिंग, जैसा भी हो, आरएम कलेक्शन, रादर होल्डिंग ही वर्ड होगा आपका यहाँ पे, बिकॉज कलेक्शन तो अपने डेटर्स का करते हैं, आप इसमें होल्डिंग ही समझो, आरएम होल्डिंग, ठीक है ना। आरएम होल्डिंग, आरएम होल्डिंग डिवाइडेड बाय, क्या करें सर, डिवाइड बाय 360, डिवाइड बाय 360 कर सकते हैं। ये जो चीज़ है, कोई नई चीज़ हुई नहीं, वही मैंने यहाँ किया था, ये देखो। समझ में आ रहा है अब, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, यस। वही हमारा आरएम स्टॉक का फॉर्मूला है। सिमिलर तरीके से, एकदम डिट्टो सेम तरीके से बाकी सारे फॉर्मूलेज भी आए हैं, कोई नए फॉर्मूलेज नहीं है, वो उसी को बस घुमा के हमने लिखा है। ओके ओके। आरएम स्टॉक हुआ क्या आपका, आरएम कंजम्पशन बाय 360 बाय इनटू आरएम होल्डिंग पीरियड। सर एक बात बताओ, सर 360 लेना है, 52 लेना है, 12 लेना है, समझ ही नहीं आती है। देखो सीधी सी बात है, आपका क्वेश्चन क्या डेटा पे रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डेज डालने हैं। अगर डेज में रहा पूरा तो 360, सर 360 लेके 365 ले, कुछ भी लो, आपका आईसीआई किताब में लिखा हुआ है, इट कैन आइदर भी 360 और 365, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को क्या करना है, कंजर्वेटिव होके एक नोट दे देना कि वी हैव अज्यूम्ड डेज टू बी 360 और 365 एज द क्वेश्चन मेंशंस, या मतलब क्वेश्चन में आपका नहीं दिया हो अगर तो ऐसे करना, और अगर क्वेश्चन में दिया हो, अगर क्वेश्चन में मोस्टली आपके एग्जाम में लिख देगा कि अज्यूम 365 डेज, इस तरीके से लिख देगा, तो आपको दिमाग की बत्ती बंद वो करके यूज़ करना है। एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन का डेटा ऐसा है, जो मैंने एमटीपी क्लास में भी आपको बताया था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। अगर क्वेश्चन का डेटा ऐसा बोलता है ना, क्वेश्चन का डेटा अगर मान लो ऐसा बोलता है कि 730 का कोई फिगर है, 730 का कोई फिगर है, तो यह 365 से करना, बिकॉज ये एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, मतलब आईसीआई हिंट दे रहा है एक तरीके से कि 365 लेके आना। आई एम नॉट सेइंग कि 360 रॉन्ग हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि 360 रॉन्ग हो जाएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपके लिए ही इजी होगा अगर आप 365 लोगे, आपका कैलकुलेशन इजी होगा, आप 2 को पुट करना आगे, आपका आगे फर्दर सब में हेल्प होगा। ठीक है ना, याद रहेगा ना ये, यस सर याद रहेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। चलो इधर देखो, एफजी स्टॉक, एफजी स्टॉक सेम तरीके से अब फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट बाय 365 इंटू आरएम होल्डिंग, एफजी होल्डिंग पीरियड होगा। डेटर में क्या होगा, क्रेडिट सेल बाय 365 इंटू डेटर्स पीरियड, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बाय सेम बाय डेज इंटू पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट। कैश एंड बैंक बैलेंस कैलकुलेट हो सकता है क्या, तो जितना है उतना ही होगा, कैश एंड बैंक बैलेंस कभी कैलकुलेट तो हो नहीं सकती, तो वो हमारा क्वेश्चन हमेशा देगा। एक क्वेश्चन अपने आगे करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला है, वो क्वेश्चन अपने करेंगे, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज़ एक बार ध्यान दो। डब्ल्यू आई पी स्टॉक क्या हुआ, ओ माय गॉड, ये क्या लिखा है सर आपने, ईजी करने के लिए मैंने लिखा है, टफ करने के लिए नहीं लिखा है, प्लीज़ एक बार ध्यान दो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय 365, यहाँ तक अपने को पता है। अच्छा WIP क्या होगा, अच्छा एक बात बताओ, WIP क्या होगा, इजी करते हैं और आपके लिए, WIP क्या होगा, आप लोग बोलोगे मैं नहीं बताऊंगा, WIP क्या होगा। WIP आप लोगों का क्या होगा, WIP आप लोगों का होगा जो रॉ मटेरियल है प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल जो है उस पर क्या प्लस कर देंगे, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या हुआ, कैसे समझाऊं मैं आपको, बताओ 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 बताओ। इधर देखो एक बार इधर देखो प्लीज़। अगर मान लो एक ड्राइंग बनाते हैं आपके लिए, ये हमारा क्या है, गाड़ी, हमारा लॉरी है, ये क्या है सर, ये हमारा लॉरी है, ठीक है, ये लॉरी है। अब लॉरी में क्या होता है, रॉ मटेरियल भरा हुआ रहता है, इसमें क्या है, रॉ मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, रॉ मटेरियल लॉरी में भरा हुआ है। ये हमारा लॉरी का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, अपना इवैक्यूएशन पॉइंट, रॉ मटेरियल निकालने का एग्जिट पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, रॉ मटेरियल निकालने के लिए क्या चाहिए, ध्यान दो एक बार प्लीज़। निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, निकालने के लिए अपने को चाहिए लेबर, डायरेक्ट लेबर।
लेबर चाहिए अपने को रॉ मटेरियल निकालने के लिए, साथ में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल अपना लेबर ने निकाला, उसे जाके फैक्ट्री में रखा, बाकी काम शुरू होगा तो क्या चाहिए सर, फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। ये देखो पर जो हमने यहाँ लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड, ये वाला चीज़, ये लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड हमारा क्या हुआ, कन्वर्जन कॉस्ट। लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड हुआ हमारा कन्वर्जन कॉस्ट। अब एक बार वापस इधर आना WIP स्टॉक का फॉर्मूला में, मैं बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू WIP होल्डिंग पीरियड, WIP के बाद हो तो WIP होल्डिंग पीरियड, DOC क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन हुआ है वो DOC डिनोट करता है हमारा। इस पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 365 डेज जो हमारा आया सेम, इनटू WIP होल्डिंग पीरियड इनटू DOC। इस फॉर्मूला को ऐसे लिख दे क्या, एक बार इस फॉर्मूला को ऐसे लिखे क्या, RMC डिवाइडेड बाय 360 लूँ मैं अगर, इनटू WIP होल्डिंग पीरियड इनटू WIP होल्डिंग पीरियड इनटू DOC, ये लिखा मैंने, यही हमारा फॉर्मूला है WIP स्टॉक का। इस पे ऐड कर रहा हूँ कन्वर्जन कॉस्ट इनटू WIP होल्डिंग पीरियड इनटू WIP होल्डिंग पे। आप लोग भी लिख रहे हो ना, प्लीज़ आप लोग भी लिखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, रजिस्टर होगा दिमाग में। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, दिमाग में रजिस्टर सिर्फ देखने से नहीं होता है, हमें लिखना होगा ताकि हमारे दिमाग में रजिस्टर हो। सिर्फ विजुअल्स रह जाएंगे देखने से। मैं लिख रहा हूँ ताकि आप देखो भी, साथ में आप लिखो भी, कंप्लीट अपना एफर्ट लगना चाहिए। समझ रहे हो ना, हाँ कि ना, इनटू DOC। इस चीज़ में, इस फॉर्मूला में ये कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। अगर वैसे ऐसे कॉमन ले तो एक नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिख दे क्या, WIP होल्डिंग पीरियड इनटू DOC और हमारा ब्रैकेट ओपन। मैंने क्या किया, मैं WIP होल्डिंग पीरियड और DSC को यहाँ लिया। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन करके मैं लिख सकता हूँ, ब्लैक में लिखूँ, मैं रेड में लिखूँ, RM कंज्यूम्ड प्लस कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 360। अब समझ में आ रहा है क्या किसी को, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने किया डिटेल में, बिकॉज आपको सम्स में इसी तरीके से यूज़ करना है। सम्स में आपको ये इतना सुंदर तरीके से देगा नहीं, RM प्लस कन्वर्जन कॉस्ट के बाद अपने को मालूम है WIP होता है, तो अपने को क्वेश्चन में ये इतना अच्छे से देगा नहीं डेटा, अपने को अलग अलग स्कैटर्ड वे में देता है, इसीलिए अपने ऐसे ऐसे याद रखते हैं ताकि एग्जाम में जल्दी से अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, ओके। एक बार आप लोगों ने नहीं देखा, एक बार क्विकली आप लोग देख लो। मैं फुल स्क्रीन करूँ, ये फॉर्मूला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार फुल स्क्रीन कर दूँ। यस सर, कर दो। एक बार नज़र घुमा लो इसमें प्लीज़, एक बार नज़र घुमा लो प्लीज़। इंपॉर्टेंट नोट्स में आते हैं, एक बार यहाँ पे नज़र घुमाओ सिर्फ। इधर आओ, एक चीज़ मैं बताता हूँ, इधर देखो। ये हमने जो किया ना, ये हमने जो किया RMC प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। आगे हम कॉस्ट शीट 2 मिनट और देना, मैं कॉस्ट शीट पे आऊँगा, तब समझ में आएगा ये अल्टीमेटली क्या है आपका। ये अल्टीमेटली होता है वर्क्स कॉस्ट, या फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं ना इसे, वर्क्स कॉस्ट, ये वही है। ठीक है ना, आता हूँ मैं अब नेक्स्ट पे आता हूँ, समझ में आएगा और क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। इधर आ जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ है तो रॉ मटेरियल के लिए 100% लेना और 50% लेना कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। आपको समझ में आ जाएगा, आप जैसे जैसे समझ करोगे ना, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। ठीक है, ओके। 365 डेज ले लो, नोट दे देना, 360 ले लो, नोट दे देना, मैंने बता दिया। सेफ्टी मार्जिन एक बोलता है कभी कभी क्वेश्चन में वर्ड, तो सेफ्टी मार्जिन क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। या तो ये वर्ड दे देगा या तो ये वर्ड दे देगा, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम है। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट से क्या याद आ रहा है, कॉस्टिंग की याद आ रही है कि नहीं? कॉस्टिंग का अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा कॉस्ट शीट। तो
कॉस्ट शीट क्या होता है हमारा? कॉस्ट शीट हमारा पूरा खर्चा का हिसाब हुआ, क्या क्या खर्चा मेरा लग रहा है, क्या मैं उस पर मार्कअप जोड़ के क्या मैं अल्टीमेटली कमाऊंगा, पूरा हिसाब हमारा कॉस्ट शीट होता है। बहुत ध्यान से ध्यान देना। अपना जो इनकम स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने पढ़ते हैं वो अपने क्या करते हैं, सेल से स्टार्ट करते हैं, वो अपने उसे क्लब कर देते हैं दो कॉस्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में, पूरा चीज़ सारे खर्चे उसी में डाल देते हैं। स्कैटर वे में या बाइफरकेट नहीं करते, उसे हमें निकालते नहीं है, अलग नहीं करते हैं। राइट, यस और नो, सब हाँ बोलेंगे। यहाँ पे अपना एक एक खर्चा अलग 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 आता है। ये हमारा कॉस्ट शीट हुआ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट पे फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा हमने तो क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना बोलो प्लीज़। हमारा WIP कॉस्ट शीट में यहाँ आ रहा है, हमारा WIP कॉस्ट शीट में यहाँ आ रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, ये जो जोड़ के आया ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है, इसे हम कंसिडर करते थे हमारे WIP स्टॉक निकालने में। एक बार ध्यान दो, सेम तरीके से कॉस्ट शीट यहाँ कम आगे बढ़ रही है। FG आता है हमारा आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, FG आता है आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बार मैं थोड़ा एक बार स्टेप बैक कर रहा हूँ प्लीज़, एक बार यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे ना जो मैंने लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट है वर्क्स कॉस्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, डिपेंड्स ऑन क्या डेटा क्वेश्चन देता है, कोई रूल नहीं है, बट हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। वाई? बिकॉज आपका ये कॉस्ट शीट में FG जो है आपका यहाँ पे है, उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ ये सब, ठीक है? कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाऊँ, कुछ बताना छूटा हमारा? नहीं, सब हमने कवर कर लिया, मैंने भी देख लिया, सब चीज़ कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैश कॉस्ट बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान दो, एक बार ध्यान दो प्लीज़, एक बार ध्यान दो। कैश कॉस्ट बेसिस मैं आपको समझाता हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा, पक्का एक बार में समझ में आ जाएगा। आप लोग हाँ बोलोगे, मैं नहीं। आप लोग बोलोगे हाँ सर ऐसा ही तो होना चाहिए। हेडिंग लिखते हैं कैश कॉस्ट बेसिस, एक सम करेंगे इस पे, फिर इस पे एक सम कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, और अच्छा समझ में आएगा। कैश कॉस्ट बेसिस क्या बोलता है हमारा? कैश कॉस्ट बेसिस क्या बोलता है कि अगर मान लो मेरे डेटर्स हैं, अगर मेरे डेटर्स हैं 1 लाख के, अगर मेरे डेटर्स हैं 1 लाख के, मैं लिख सकता हूँ डेटर्स है 1 लाख, हाँ कि ना? हाँ कि ना? मैं लिख सकता हूँ कि डेटर्स 1 लाख। इसमें क्या क्या चीज़ घुसा हुआ है? इसमें अगर मैं ऐसे एक ठो बनाऊँ आपके लिए, इसमें है हमारा कॉस्ट और हमारा है प्रॉफिट। डेटर्स का क्या करते हैं? डेटर्स टू सेल्स, सेल्स क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दो चीज़ हुआ। वर्किंग कैपिटल में कैश कॉस्ट बेसिस ये बोलता है कि आप वर्किंग कैपिटल को इवैल्यूएट करो, मेजर करो कॉस्ट के हिसाब से, कैश कॉस्ट के हिसाब से। कैश कॉस्ट मतलब जो कैश वाले आइटम्स है सारे उसी को बस कंसिडर करो। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, सपोज कॉस्ट है आपका 80,000, ठीक है, प्रॉफिट है 20,000। कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20 हो सकता है, कोई दिक्कत की बात है? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये प्रॉफिट तो हमारा कोई कैश आइटम नहीं है, ये प्रॉफिट हमारा कोई कैश आइटम नहीं है, कोई कैश इफेक्ट नहीं हो रही है इससे। तो हमारा कैश कॉस्ट बेसिस बोलता है आप ये प्रॉफिट को प्लीज एक्सक्लूड कर दो व्हाइल यू आर इवैल्यूएटिंग वर्किंग कैपिटल, व्हाइल यू आर मेजरिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है? ध्यान रहेगा ये बात, एकदम लॉजिकल बात है ना। कैश कॉस्ट बेसिस में हमारा कैश कॉस्ट का बात होता है और हमारा क्वेश्चन आपको दे देगा, आपका क्वेश्चन दे देगा सर कि कैश कॉस्ट बेसिस से करना है कि किस बेसिस से करना है, ठीक है? क्वेश्चन अगर दिया कैश कॉस्ट बेसिस से करिए तो उसी से करिए, चुपचाप आप इसे एक्सक्लूड करेंगे। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा, प्लीज मुझे टाइम दीजिए। कॉस्ट में भी अब कॉस्ट में भी क्या चीज़ हमारा नॉन कैश होता है? कॉस्ट में कौन सा चीज़ नॉन कैश होता है, कौन बताएगा? क्या लिख रहा हूं? डेप्रिसिएशन। कोई पैसे लगे आपके डेप्रिसिएशन का, खर्चा का फ़ायदा मिलता है, कोई पैसे लगते हैं? हमने पढ़ा है इससे पहले भी, कैपिटल बजटिंग में भी मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन का क्या इम्प्लीकेशन है। कोई पैसे तो लग नहीं रहे, तो हमारा डेप्रिसिएशन का मान लो 5,000 का है,
मान लो 5000 डिप्रिसिएशन है इस कॉस्ट में, तो हमारा अल्टीमेटली पता है कैश कॉस्ट में क्या करेंगे, फॉर कैश कॉस्ट बेसिस डेटर्स क्या हुआ मालूम है आपको, क्या हुआ सर? डेटर्स हुआ हमारा 75,000, हमारा डेटर्स हुआ 75,000। वही मैंने यहाँ पे किया है, देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैश कॉस्ट बेसिस एज द नेम सजेस्ट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैश, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट एक्चुअली इंकर्ड, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स आर कैलकुलेटेड लेस देन द इज कैलकुलेटेड आर एक्चुअली लेस देन द अमाउंट ऑफ सच एसेट्स। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि हमारा करंट एसेट्स में 1 लाख रुपए का डेटर्स दिखेगा, क्योंकि अपने एंट्री क्या लेते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख पूरा। बट हमारा कैलकुलेशन में अपने क्या एक्सक्लूड करेंगे, डेटर्स अगर 1 लाख के हैं और प्रॉफिट एलिमेंट अगर 20,000 का है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा 80,000 हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ये रहा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा 80,000 है, ये 80 है, इस पे 20 हमने जोड़ा तो क्या हो गया, ये 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। दिस कॉस्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000, तो वो भी नॉन कैश आइटम है। तो हमारा एक्चुअल फंड्स ब्लॉक कितना है, एक्चुअल फंड्स ब्लॉक हमारा है ओनली 75,000। ओके, यस। इन एग्जाम्स व्हाट टू डू इन कैश कॉस्ट बेसिस, ध्यान दीजिए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हटा देना, जैसे मैंने बताया। डेटर्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स में वैल्यू करना, मतलब प्रॉफिट हटा देना। और हमारा फिनिश गुड्स जो है, फिनिश गुड्स भी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स कैसे वैल्यू होगा, एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक सम करते हैं सर, समझ में आएगा बेटर। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ रेडी रखा है, देखो ये मैंने एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, आपका आईसीआई एग्जांपल ही है, उसे मैंने आपके लिए रेडी रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ योर स्टडी मैट। क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरे साथ पढ़ो। लास्ट में हमने क्या बोला, एक बार हमेशा एक बार क्विकली ना, मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा एक बार क्विकली देख लो लास्ट लाइन में कंप्यूट क्या करना है। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे फिर उस माइंडसेट से आपका दिमाग, इतने सारे चैप्टर्स है, मान लो आपके 9 चैप्टर्स है टोटल, 7 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी, तो 7 चैप्टर्स में घूमेगा नहीं दिमाग, समझ रहे हो। आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा मुझे इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से उस चैप्टर को ध्यान रखते हुए सम को पढ़ना है। ईजी होता है सम करने में, इसीलिए आपका सेकेंड टाइम क्वेश्चन पढ़ने का एफर्ट कम होगा, या हो सकता है पढ़ने का दरकार भी ना पड़े। इसीलिए वर्किंग कैपिटल की बात लिखिए, मतलब वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैंने देख लिया। फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू XYZ कंपनी, ओके। सेल्स दिया है हमारा कितना, 36 लाख का, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम दिया है, सप्लायर्स एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट, सप्लायर्स एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट कितना दिया हमारा, 9 लाख्स, 2 महीना के हमें क्रेडिट पीरियड मिलता है। वेजेस पेड हमारा 1 मंथ लैग इन पेमेंट, 1 मंथ लैग इन पेमेंट, लैग मतलब लैग करना, आपने बोलते हैं सिस्टम लैग कर रहा है, मतलब रुक रहा है, धीरे चल रहा है, अटक रहा है। सिमिलरली लैग पेमेंट का मतलब होता है कि मैंने रुक के पेमेंट किया, 1 महीना मैंने रुक के पेमेंट किया, वो कितना है, 7,20,000, ओके। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है हमारा, 1 मंथ इन अरियर अगर है तो 9,60,000। मतलब इसका मतलब ये बोलता है कि कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमने 1 मंथ लेट हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। एकदम सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ 1 मंथ लैग इन पेमेंट 2,40,000। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आपका पेड क्वार्टरली इन एडवांस। देखो एक बार ध्यान दो प्लीज, क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देंगे तो इजीली कर पाएंगे। ये हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल्स क्रेडिट पे मानते हैं अपने। सप्लायर्स हमारा क्रेडिट पे है, पेमेंट अपने रुक के कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, यही भी लैग कर रहे हैं यहाँ पे। पेमेंट अरियर में, अरियर हुआ, लैग हुआ, लैग, अरियर, डीले, वेलोसिटी, जितने वर्ड्स हैं ना सब एक ही मतलब है, ठीक है। एग्जाम में कोई भी वर्ड घुसा के दे दे, आपको माइंड में क्लियर रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी 1 मंथ लैग इन पेमेंट बोला है, लेकिन सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंस के लिए बोला है पेड क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब इंटू 3/12। 1 क्वार्टर का अपने एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, वो मतलब है इसका, समझ में आ रहा है। अमाउंट दिया हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑन अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%, ग्रॉस प्रॉफिट 25% का है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन का अलग से डेटा दिया है क्या, कहीं डेप्रिसिएशन का अलग से डेटा दिया है क्या, नहीं सर डेटा तो नहीं दिया है, तो बात खत्म, जो लिखा है मान लो, आगे बढ़ो। इट कीप्स 1 मंथ स्टॉक ईच ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स एंड कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख।
ये लाइन क्यों दिया है? ये लाइन आपको हेल्प करेगा स्टॉक का अमाउंट या डेटर्स अमाउंट सारे अमाउंट्स निकालने में, ठीक है। 1 मंथ का आपको दिया है, ठीक है। अज्यूम 20% सेफ्टी लिमिट, सेफ्टी मार्जिन 20% का है। सेफ्टी मार्जिन का एक और नाम क्या था? सेफ्टी मार्जिन का एक और नाम क्या था? प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, ठीक है। ये क्या चीज़ का सेफ्टी मार्जिन है? ये क्या चीज़ का सेफ्टी मार्जिन है सर? ये हमारा सेफ्टी मार्जिन होता है वर्किंग कैपिटल का। मतलब कंपनी बोल रही है कि जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, मान लो 1 लाख, तो 20% सेफ्टी मार्जिन आप जोड़ दो। 1,20,000 वर्किंग कैपिटल कंपनी मेंटेन करना चाहती है, सेफ रहना चाहती है, ठीक है। इसको सेल्स से मत कर देना कि मार्जिन है तो सब मार्जिन आपने कहा था कि सेल्स से होता है तो हम सेल्स से 20% कुछ करके आ गया। नहीं नहीं बाबू, ऐसे मत करना आप लोग प्लीज़। आप लोगों को क्या करना है? ध्यान देना चीज़ों पे, क्वेश्चन पे ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना। अज्यूमिंग 20% सेफ्टी मार्जिन, कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी ऑन क्या बेसिस? ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। मैंने बोला क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन ने दे दिया। इग्नोर WIP। थैंक यू सो मच, वी विल इग्नोर। ऐसे भी नहीं लिखता तो भी इग्नोर ही करते क्योंकि ऑप्शन नहीं था अभी। चलो आगे बढ़ो, कैसे करेंगे इसे? टाइम दूँ क्या आपको? एक बार फुल स्क्रीन में जाकर टाइम दूँ क्या? एक बार टाइम ले लो, एक बार आप लोग क्विकली इसे देख लो, क्विकली एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार सोच लो कैसे होगा। एक बार क्विकली क्वेश्चन पढ़ लो ना प्लीज़, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, खुद सोचो कैसे करना है इसे। देख लिया आप लोग? मैं आ जाऊं? मैं स्क्रीन पे आ जाऊं? हाँ सर, आप आ जाइए। इधर देखो, एक बार इधर ध्यान दो। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ प्रॉपर फोकस चाहिए, हमें कंप्लीट करना है, कैश मैनेजमेंट भी करना है इसके बाद। रेड से करते हैं, ध्यान दीजिए। नहीं सब ब्लू से ही करिए, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने आपको कहा अपने को करना क्या है, क्वेश्चन समझ के पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल निकालना है। कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ दोनों को नेट करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद बोला है 20% सेफ्टी मार्जिन, तो नेट वर्किंग कैपिटल जो आता है उस पर 20% लोड कर देना, मार्जिन जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? यस सर नो? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को सम के लिए क्या चाहिए? कॉस्ट निकालना होगा, तो कॉस्ट निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों चाहिए भाई? डेटर्स को वैल्यू कैसे करेंगे वरना? कैश कॉस्ट बेसिस बोला है, सेल्स बेसिस पे नहीं बोला है, तो आपने सीधा क्रेडिट सेल्स दिया होता ऊपर तो उस पर मार दिया तो आगे आंसर। नहीं, वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखते रहो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। अपने को डेटा दिया है मटेरियल्स कंज्यूम 9 लाख का, मटेरियल कंज्यूम 9 लाख। क्या लिख रहा हूँ? मटेरियल्स कंज्यूम्ड इक्वल्स टू 9 लाख। कोई दिक्कत? सर ई समझ नहीं आया आपका। मटेरियल कंज्यूम्ड, इतना सारा चीज़ पढ़ा दिया सर आपने, कैसे ध्यान रहेगा? ध्यान रखने का एक ही तरीका है, सेल्फ प्रैक्टिस। जितने वीडियोस देख लो, जितने रिवीजन देख लो, हाथ से सब नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। बार बार एक ही चीज़ हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, प्लीज़ आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करने की आदत रखें। आप लोग कर रहे हैं ना सब, मेरे से आगे बढ़ रहे हैं ना। वेजेस क्या है? मैं स्लो जा रहा हूँ, जानबूझ के आप लोग के लिए स्लो जा रहा हूँ क्या? जो लोग कर रहे हैं आप लोग आगे बढ़ने का मौका दे रहा हूँ। वेजेस हमारा है 7,20,000। वेजेस आ गया। नेक्स्ट कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कैश MFG एक्सपेंस लिख दूँ मैं? कैश MFG एक्सपेंस कितना है? 9,60,000। ये क्या आया? ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक बार सिर्फ इन तीनों को जोड़ूं तो क्या आएगा? कैलकुलेटर लेके बैठे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर कैलकुलेटर तो लेके बैठे हैं, FM की क्लास करने बैठे हैं हम। वेरी गुड। ये आपका आएगा 25,80,000। 25,80,000 आएगा। कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? इससे हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख सकते हैं इसे। समझ में आ रहा है? इसे कहाँ यूज़ करेंगे, सब कराएंगे, आप ध्यान दो प्लीज़। नेक्स्ट, अब हमारा कौन सा कॉस्ट है? एडमिन और सेल्स प्रमोशन। एडमिन और
सेल्स प्रमोशन। कॉस्ट शीट का कैसे यूज़ हो रहा समझ में आ रही है ना सबको? एडमिन और सेल्स प्रमोशन का अमाउंट कितना कितना है? 2,40,000, 1,20,000। 2,40,000, 1,20,000। जोड़ो कितना आएगा, जोड़ लगाओ के बताओ कितना आएगा। 29,40,000। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सारा काम फटाफट से हो जाएगा, अब सारे काम जल्दी से हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेशन मेन था, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज में करूँ, जगह मिलेगा। क्या लिख रहा हूँ मैं? स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज़ किया आपका? रिक्वायरमेंट। लिख सकता हूँ मैं ऐसे? सारे बच्चे हाँ बोलेंगे। क्या आता है वर्किंग कैपिटल में? पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स निकालो फटाफट सारे, स्टार्टिंग से शुरू करो। करंट एसेट्स सारे के सारे निकाल दो, आपका काम जल्दी से हो जाएगा। क्या लिखा है? हमारा सेल्स दिया हुआ है, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिनिश गुड्स वगैरह हमारे सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो हमें सीधा स्टार्ट करना है किससे? इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री में सबसे पहला क्या आएगा? फिनिश गुड्स लिख दूँ? फिनिश गुड्स में दोनों में आपका 1 मंथ का लैग पीरियड था, तो मतलब फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? 29,40,000, 29,40,000 क्या सर? ध्यान दिया किसी ने? किस किस ने ध्यान दिया? कितना आएगा ये हमारा? मैं बताऊं आपको, 25,80,000 डिवाइडेड बाई 12, 2,15,000 हमारा आया ये फिनिश गुड्स। 2,15,000 हमारा आया फिनिश गुड्स। कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स कैसे निकलेगा? रॉ मटेरियल्स निकलेगा सेम तरीके से, रॉ मटेरियल्स भी निकलेगा सेम तरीके से। कितना था रॉ मटेरियल्स? 9 लाख। 9 लाख था रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स का क्या पीरियड दिया है? 1 मंथ दिया है, तो 9 लाख डिवाइड बाई 12 कर दो, आ गया। इंटू 1 में नहीं करा, एक सीधी सी बात है, 1 मंथ ही था। 9 लाख डिवाइड बाई 12 कितना आया? 75,000। रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। WIP के लिए क्या लिखा था क्वेश्चन ने? WIP को आप इग्नोर करिए, ठीक है? इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो रही है? पानी पी ले सर, पानी पी ले। 1 सेकंड रुक जाओ, तब तक आप लोग यहाँ देखो, आईपैड देखो, पूरा कैलकुलेशन देखो हमने कैसे कर रहे हैं। आप एक बार वो देखो तब तक फटाफट से। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा हमारा रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या है? रिसीवेबल्स है, फटाफट करते हैं थोड़ा। 20,40,000 पे होगा, और कितना है? 2 मंथ्स क्रेडिट दिया है क्वेश्चन में, तो 29,40,000 इंटू 2/12 कितना है? 4,90,000। कितना है? 4,90,000 आया। एक और चीज़ है क्वेश्चन में, ध्यान दो, जो मैंने आपको कहा, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेड क्वार्टरली इन एडवांस था, ये प्रीपेड एक्सपेंस है आपका। तो कितना है? 1,20,000 प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 1,20,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, बिकॉज क्वार्टरली इन एडवांस था।
तो 1,20,000 इंटू 3/12 आपका आया 30,000। और कुछ है करंट एसेट्स में? नहीं सर और कुछ नहीं, तो जोड़ लगाओ। सर और कुछ नहीं है, जोड़ लगाओ फिर। ध्यान दो प्लीज़, ध्यान दो एक बार, प्लीज़ ध्यान दो। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैश एंड बैंक बैलेंस था आपका 1 लाख का, तो वो कौन लेगा? सर कैश एंड बैंक बैलेंस ले लो 1 लाख, फटाफट। कैश है 1 लाख। अब जोड़ लगाइए, करंट एसेट्स आ गया आपका। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स है 2,15,000 प्लस 75,000 प्लस 4,90,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख, 9,10,000 करंट एसेट हुआ। करंट लायबिलिटीज क्या? किस किस का आंसर आ गया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटीज क्या है? जितने ओवरहेड्स है सारे हमारे करंट लायबिलिटीज में आएंगे। जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहला है मटेरियल कंज्यूम्ड, तो हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड का आ जाएगा। रॉ मटेरियल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रॉ मटेरियल के लिए लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ कि ना? तो रॉ मटेरियल्स हमारा क्या है? रॉ मटेरियल्स का क्रेडिटर्स, ठीक है ना? रॉ मटेरियल्स का क्या है हमारा? रॉ मटेरियल्स का क्रेडिटर्स। तो रॉ मटेरियल क्रेडिटर्स लिख दो, रॉ मटेरियल क्रेडिटर्स लिख दो। रॉ मटेरियल्स क्रेडिटर्स क्या है आपके? फटाफट देख लो ऊपर से क्या है हमारा। रॉ मटेरियल क्रेडिटर्स है 9 लाख और 2 मंथ का, तो ठीक है 9 लाख इंटू 2/12, 9 लाख इंटू 2/12 इंटू 2/12 कितना आया? 1.5 लाख। नेक्स्ट आरएम के बाद हमारा वेजेस का क्रेडिटर भी है, वेजेस आउटस्टैंडिंग बोल दो आप इसे। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है? वेजेस आउटस्टैंडिंग है हमारा 7,20,000 इंटू 1/12। एक एक चीज़ डिटेल में लिख रहे हैं सर, आपके लिए लिख रहे हैं सर। किसके लिए लिख रहे हैं? आपके लिए। तो आपको क्या करना है? आपको भी लिखना है 60,000। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करिए, एग्जाम में अच्छा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 9,60,000 1/12। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल सकते हैं इसे, मैन्युफैक्चरिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे भी आप बोलो। मैन्युफैक्चरिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 9,60,000 इंटू 1/12, ये आएगा आपका 80,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का भी 80,000 आ गया। नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,40,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 1/12, जैसे आप लोग लिखना है 2,40,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 कितना आएगा? 2,40,000 डिवाइड बाई 12 कितना? 20,000। टोटल लगाओ, सीएल आ गया। सीएल कितना है? 1.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000, 3,10,000। नेट डब्ल्यूसी कितना हुआ हमारा? नेट वर्किंग कैपिटल हुआ 9,10,000 माइनस 3,10,000 कितना? 6 लाख। 9,10,000 माइनस हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हुआ कितना हुआ? 6 लाख। इस पे अपने क्या करेंगे? सेफ्टी मार्जिन ऐड करेंगे। ऐड सेफ्टी मार्जिन एट रेट 20%, तो ये कितना हुआ? 1,20,000 और आपका आंसर आ गया 7,20,000। समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आई कि नहीं बात? सर एक बार आंसर मैच करवा दो, सर एक बार आंसर मैच करवा दो। ओके, ये देखो, यहाँ देखो, ये आईसीआई का आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने किया अभी। इस क्वेश्चन में ये आपका आंसर कहाँ गया सर? ये रहा, दिख रहा है आपको आंसर? 7,20,000 आपका आंसर है। ये आपका आंसर आ गया। अब अपने करेंगे नेक्स्ट। इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट इन वर्किंग कैपिटल। इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट इन वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है? कि व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा या एडिशनल डिमांड। सिंपल सी बात है, नॉर्मल अपने जितना बात कर रहे हैं अभी तक, अपने जितना बात अभी तक कर रहे हैं सारा नॉर्मल एक शिफ्ट का बात हो रहा है कि एक शिफ्ट में वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। अगर एक कंपनी के पास ज़्यादा अच्छा सेल्स हो रहा है, ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है उसके प्रोडक्ट्स की, तो क्या कर सकता है? वो अपना
शिफ्ट बढ़ा सकता है, वर्किंग आवर्स के शिफ्ट को, लेबर्स के शिफ्ट को इंक्रीज कर सकता है। यस और नो? यस, वेरी नॉर्मल, सब लोग करते हैं, काफ़ी कंपनियां करती हैं। मशीन थकता है, इंसान थकता है, मशीन कभी नहीं थकता सर। तो वही चीज़ है। तो इंसान का क्या करते हैं, डबल शिफ्ट करते हैं इंसान, चाहे चेंज करके लाए, दूसरे लेबर से कराए, सेम लेबर से ही कराए, जैसे पॉसिबल हो वैसे कंपनी कर सकती है। तो वो कंसेप्ट ही हमारा यहाँ कवर होता है। इससे क्या होगा, हमारा वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हो जाएंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखा है, कभी ऐसा नहीं होता है कि डबल काम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी डबल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर? अगर काम डबल हो रहा है तो क्या सारे खर्चे डबल हो जाएंगे? अगर काम डबल हो रहा है तो क्या सारे ही खर्चे डबल हो जाएंगे क्या? यस और नो? सर हाँ सर, रॉ मटेरियल डबल हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, तो सेल्स डबल है तो रॉ मटेरियल डबल है, डेटर्स डबल है, क्रेडिटर्स डबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी डबल है, सभी तो डबल है सर। लेकिन ये तीन लास्ट के जो चीज़ मैंने लिखे हैं, ये तीन आपके सेम रहते हैं। ये जो स्क्रीन में आपका बड़ा करके अभी आ रहा है, ये ऊपर के तीन नाम, ये तीन नाम आपके हमेशा सेम रहते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है WIP, स्टॉक पर यूनिट। WIP स्टॉक पर वर्क इन प्रोग्रेस कैसे डबल होगा? शिफ्ट 1 अगर काम कंप्लीट हुआ तो वहीं से काम शिफ्ट 2 स्टार्ट करेगा, तो वर्किंग वो जहां एंड करेगा वो WIP पे एंड करेगा, तो डबल नहीं हो रहा है ना WIP। समझ में आ रही है? यस। वर्किंग कैपिटल कॉस्ट पर यूनिट में क्या होता है? सेम होता है, पर यूनिट में सेम रहेगा, टोटल में वो यूनिट्स बढ़ जा रहे हैं। अगर 8 रुपया पर यूनिट का कॉस्ट है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डबल शिफ्ट की वजह से 8 के जगह में 8 रुपया पे मैं डबल यूनिट्स निकाल रहा हूँ, लेकिन पर यूनिट तो 8 रुपया ही लग रहा है। तो वो लॉजिक, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, इसको आपको याद नहीं रखना है, ये लॉजिकली आप सोचो आप खुद कर पाओगे कि हाँ प्रोडक्शन डबल है, सेल्स डबल है, खर्चे डबल हो रहे हैं, इन टोटल में वर्किंग कॉस्ट डबल है, वेरिएबल कॉस्ट डबल, इन टोटल में डेटर्स हमारा डबल हो जाएगा क्योंकि हम डबल माल बेचेंगे, डबल रॉ मटेरियल खरीदना हो रहा है तो क्रेडिटर्स डबल हो जाएगा, सारे खर्चे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जितने भी है, फैक्ट्री वेजेस जो भी है सब डबल हो जाएंगे, आर रॉ मटेरियल यूनिट्स भी हमारा डबल हो जाएगा। लॉजिकल बात चल रही है। फिनिश गुड्स हम डबल आउटपुट आएगा ऑब्वियसली, तभी हम डबल शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, बट ये तीन हमारे सेम रहते हैं। प्लीज़ ध्यान रखना आप लोग, प्लीज़ ध्यान रखना। ऑलवेज रिमेंबर द वर्किंग वेरिएबल कॉस्ट इज सेम पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम इन टोटलिटी। सेल्फ नोट का जगह हुआ हमारा पार्ट 1, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है कैश मैनेजमेंट। ब्रेक चाहिए क्या किसी को? सर एक ब्रेक दे दो सर। चलो मैं एक बार के लिए आपको 10 सेकेंड्स का ब्रेक दे रहा हूँ, 10 सेकेंड्स के लिए सिर्फ ब्रेक दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज कर लो अगर आपको ब्रेक चाहिए तो। चलो स्टार्ट करते हैं ना, कंप्लीट नहीं होगा समय, एक वीडियो में से दोनों यूनिट आज कंप्लीट करने हैं। प्रॉपर अटेंशन तो हाफ एन आवर में एक यूनिट हो जाएगा, बड़ा छोटा सा यूनिट है, बड़ा लॉजिकल, बड़ा इजी सिंपल सा यूनिट है, ठीक है। प्लीज़ एक बार ध्यान देना, कैश मैनेजमेंट क्या होता है? कैश 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 कैश। सर कैश का ही तो रिक्वायरमेंट है, सर कैश की ही तो रिक्वायरमेंट है, कैश है तो ऐश है, कैश है तो ऐश है। तो कैश क्या होता है हमारा, एक कंपनी के लिए कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विडिटी का मतलब ही होता है कि कैश में उसे, किसी भी चीज़ को लिक्विड कब बोलते हैं, जब हम उसे कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, इजीली उसको इन कैश कर पाते हैं। येस और नॉट? यस। तो कैश तो खुद ही कैश है, वो तो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा ही। थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में एक फ्लो बने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। कैश का क्या होता है हमारा, मैंने क्या लिखा है, नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट। क्यों? कैश कोई इनकम कमा के देता है क्या? घर में कैश पड़ा, आपके लॉकर में कैश पड़ा है, कोई पैसे को काम पे लगा है? वो नहीं, आइडल पड़ा है, वो पैसे काम पे नहीं लगा है। आजकल टीवी में ऐड आता है ना, पैसे को काम पे लगाओ, किस किसने वो ऐड देखा है? टीवी पैसे को काम पे लगाओ का ऐड किस किसने देखा है? सर हम सब ने देखा है सर, वेरी गुड। तो पैसे को काम पे लगाना होता है, इसलिए हमारा कैश अगर आइडल पड़ा है तो वो नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट है, और अगर आइडल पड़ा है तभी वो कैश है। अगर वो आइडल पड़ा है तो ही वो कैश है, वरना वो कैश नहीं होगा। मैं उसे कहीं डिपॉजिट कर दूंगा तो वो कैश नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे क्या बुलाऊंगा? डिपॉजिट्स बुलाऊंगा, ठीक है ना। ये हमें हेल्प कहाँ करता है? लिक्विडिटी क्रंच में। अगर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हुआ तो कैश से हम ऑब्वियसली उसे सॉल्व कर पाते हैं।
हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश रखना चाहिए, वो सभी बातें हमारा कैश मैनेजमेंट बोलता है। ऑप्टिमम का मतलब मैंने बहुत बार पहले भी बोला, कैश मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड efficiently collecting cash to maintain proper balance between liquidity and cost। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कैश बजट्स। एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैश बजट्स। कैश बजट क्या बोलता है? अपने बात करते हैं ना कि मान लो किसी को कोई ट्रिप में जाना है, तो सबसे पहले बात होता है एक बजट बना लो भाई। एक बजट बना लो, उसके बाद ही ट्रिप में जाते हैं। आज मान लो आप सब दोस्त एग्जांपल लेते हैं कि आप सब दोस्त कोई ट्रिप में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो अपने क्या करते हैं? सबसे पहले बोलते हैं कि क्या करो, एक बजट बना लो, इतना रुपया लगेगा, अच्छा ऐसा, फिर मैं इतने खर्चे करूंगा, इतना मुझे यहाँ मिलेगा, तो अल्टीमेटली ये मेरा बजट है। जो भी तरीके से अपने बजट बनाते हैं, यस और नॉट? यस। सेम तरीके से क्या बोलता है कंपनी? अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ है, मान लो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, नई कंपनी है, तो ये जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड रिसीट्स, आपको पापा से जो रुपए मिले वो आप ऐड कर दो। लेस पेमेंट्स, लेस पेमेंट क्या हुआ? आपका जो आप खर्चे करने वाले हो आप उसे यहाँ पे लेस कर दो। जो बैलेंस आएगा उस पर अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, कुछ बोरो भी करते हो, कहीं और से भी पैसे लेके आते हो, कुछ वैसा चीज़ है, तो वो भी आप वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को ढाल देना। अगर क्लोजिंग प्राइस बैलेंस दिया है, नहीं दिया है, तो ये ढाल के इसे बैलेंसिंग फिगर निकाल देना। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। सीधी सी बात है, ये हमेशा ध्यान रखना मंथ वाइज होता है हमारा, ठीक है। कैश बजट मंथ वाइज बनता है, तो ये जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आया वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो गया। सेम प्रोसेस रिपीट, आपका कैश बजट बन गया। इतना सा ही है, यस इतना सा ही है। आगे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट एक थ्योरी पॉइंट है, फ्लोट एंड काइंड्स ऑफ फ्लोट। फ्लोट क्या हुआ सर? फ्लोट एंड काइंड्स ऑफ फ्लोट में फ्लोट क्या हुआ? फ्लोट तो कभी सुना ही नहीं। फ्लोट बेसिकली ये होता है कि आपका जो टेक्निकल वर्ड हम इसे अपना फिनेंस की भाषा में इसे यूज़ करते हैं कि अगर कोई टाइम गैप होता है बिटवीन डिलीवरी ऑफ गुड्स, आज आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, लेकिन पैसे मिलने में जो टाइम लगते हैं, नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि जैसी डिलीवरी होती है वैसे पैसे नहीं मिलते। यस और नॉट? यस, यस और नो? यस, यस। तो अब जब तुरंत पैसे नहीं मिलते, जो टाइम बीच में लगता है ना, वो टाइम जो बीच में लगता है ना, वो टाइम इज योर फ्लोट। वही मैंने लिखा है इधर देखो। अब फ्लोट मीन्स द टाइम गैप बिटवीन द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अल्टीमेट कलेक्शन। ठीक है, इट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन वॉट? नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। नॉर्मल जो क्रेडिट पीरियड अलाउड है, कॉन्ट्रैक्चुअली अलाउड होता क्रेडिट पीरियड एक नॉर्मल, वो हम इसे फ्लोट पे नहीं लेते हैं। उसके अलावा जो टाइम बच जाता है उसे हम ही हमारा फ्लोट कैलकुलेशंस में लेते हैं। थ्योरी पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, भी आईसीआई का एक फेवरेट एरिया, इससे मैंने कवर किया है कि किस किस टाइप के फ्लोट्स होते हैं। 4 टाइप के फ्लोट्स होते हैं। 4 टाइप के फ्लोट होते हैं। एक डायग्राम से बताएं क्या? एक डायग्राम से बताएं, मज़ा आ जाएगा सर। अपने कर रहे कैश मैनेजमेंट, अपने कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट, काइंड्स ऑफ फ्लोट। कैश मैनेजमेंट अपने पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ फ्लोट। मान लो ये है हमारा सेलर, ये हमारा सेलर है, ये सेल करता किसे? ये सेल कर रहा है हमारे बायर को। ये हमारा बायर है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बात है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है ऐसे। बायर क्या करता है? बायर करता है, एक बार देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ। ये हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, मान लो ये हमारा एक पोस्ट ऑफिस हो गया। बताता हूँ पूरा प्रोसेस, एक बार मुझे डायग्राम कंप्लीट करने दो प्लीज़। एक बार अब मेरे साथ ध्यान दें, अब मेरे साथ फॉलो करना। मैंने बोला सेलर है, सेलर ने डिलीवरी किया बायर को, कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो ये सेलर है, ये मान लो इनवॉइस करने में टाइम लगाता है। सेलर क्या कर रहा है? सेलर जो है ये सेलर जो है ना, ये सेलर जो है इनवॉइस देने में, जो मैं डॉटेड लाइन से लिख रहा हूँ,
टाइम इन इन्वॉइसिंग, ये जो टाइम इन इन्वॉइसिंग है ना, ये जो टाइम इन इन्वॉइसिंग ये आपका क्या होता है पता है? बिलिंग फ्लोट। इससे हम क्या बोलते हैं? बिलिंग फ्लोट। टाइम बिटवीन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सेंडिंग इनवॉइस टू कस्टमर। ठीक है, समझ में आया? डायग्राम याद रहेगा तो याद हो जाएगा, इससे मैंने बनाया है डायग्राम, आपको डायग्राम से याद हो जाएगा इसलिए मैंने बनाया है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हमारा होता है कौन सा फ्लोट? इसका नाम है मेल फ्लोट। क्या नाम है? मेल फ्लोट। मेल फ्लोट क्या बोलता है? मेल फ्लोट क्या बोलता है कि ये जो बायर है, ये बायर जो है, ये बायर भी टाइम लेता है, अपना चेक को इस पोस्ट ऑफिस को देता है। पूरा प्रोसेस मैं बता दूं, चेक को ये पोस्ट ऑफिस को देता है, ये पोस्ट वाला टाइम लेता है टू हैंड ओवर द चेक टू सेलर। इसको जो ये टाइम लेता है उससे हम बोलते हैं चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। फिर ये सेलर इसे बैंक में देता है, बैंक जो टाइम लेता है क्लियरिंग करने के लिए, वो क्लियरिंग करने के लिए जो बैंक टाइम लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो बैंक टाइम लेता है उसे हम बोलते हैं बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। समझ में आया? कैसे? मतलब मेल फ्लोट क्या हुआ? ये जो पोस्ट वाला टाइम ले रहा है ना, ये जो मैं अगेन ब्लू से लिख रहा हूँ, ये जो ब्लू से ये जो टाइम ले रहा है ना, इन डिपॉजिटिंग टू एचओ, या मैं से बोल सकता सेलर इन डिपॉजिटिंग टू एचओ, चेक को इसे देने में जो टाइम ले रहा है पोस्ट वाला, चेक पोस्ट से जाएगा तो ये जो टाइम ले रहा है ये हमारा कौन सा हुआ सर? ये हमारा सेकेंड वाला फ्लोट हुआ जिसका नाम है मेल फ्लोट। अब ये सेलर इसे जमा करने में जो टाइम लेता है, अकाउंट फॉर करता है, इसे हम बोलते हैं चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। ये हमारा है चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। अब ये जो हमारा टाइम ले रहा है, ये जो हमारा टाइम ले रहा है, ये है बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। सिंपल, समझ में आ गया? डायग्राम याद रहेगा तो याद हो जाएगा। चलो इधर आओ, इधर आओ फटाफट। बिलिंग फ्लोट हमने बात किया कैसे हुआ, मेल फ्लोट हमने बात किया। चेक प्रोसेसिंग फ्लोट में क्या है? टाइम टेकन बाय द सेलर टू डिपॉजिट द चेक टू डिपॉजिट द चेक एंड रिकॉर्ड इट। ठीक है, मतलब कि जो हमारा सेलर बैंक को जा रहा है उसकी बात हो रही है। बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट जो बैंक को टाइम लगता है क्लियर करने के लिए और सेलर अकाउंट में पैसे भेजने में, वो हमारा बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट है। ये पूरा चीज़ हमारा फ्लोट का अलग अलग टाइप के फ्लोट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछता है ये सब चीज़, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, कोई टाइम पास नहीं हो रही है सर। कैसे क्वेश्चन अगर आएगा 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, पहले व्हाट इज फ्लोट, काइंड्स ऑफ फ्लोट बताइए, गिव मी 4 काइंड्स ऑफ फ्लोट। ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का और 1 नंबर का आएगा आपका वेज टू स्पीड अप द कैश कलेक्शन या रिड्यूस फ्लोट। ये 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स और ये आपका 1 मार्क्स। 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आपका बन गया। क्या तरीका होता है आप लोग बताएंगे? आप लोग बताएंगे? अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आप लोग, आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है, कोई आपके दोस्तों के संग कोई भी टाइप की प्रोग्राम बनती है, तो आप क्या बोलते हो? रुको रुको मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, बोलते हो क्या? अगर आप हर चीज़ को पापा से पूछ के बताएंगे तो ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड तरीका है डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइज्ड तरीका है आपका बैंकिंग का, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ये बेसिकली एक, जिसमें क्या हो रहा है कि सेंट्रली आपके फादर आपकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। यस, अगर आप वो डिसीजन खुद अपने लेवल पे ले लेते हैं, आपसे किसी ने कुछ पूछा, आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया, आपने अपने फादर तक लेके नहीं गया उस बात को, अगर तो आप क्या बोलोगे? तो वो आपका डिसेंट्रलाइज्ड है, आपके पास अथॉरिटी दिया हुआ है आपके फादर का कि भाई तुम अपने लेवल पे ही डील कर ले, बेटा तुम अपने लेवल पे ही डील कर लेना, मेरे पास लेके मत आना। जिससे क्या होगा? इससे चीज़ें फास्ट होगी। दैट इज़ व्हाट इज डिसेंट्रलाइज कलेक्शन सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड और कंसंट्रेशन बैंकिंग भी इसे हम बुलाते हैं। जैसे कि मल्टीपल कलेक्शन सिस्टम्स एंड डिफिकल्ट एरियाज, तो इंस्टेड ऑफ वन सेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब मल्टीपल आप कलेक्शन सेंटर्स खोल दो एक सेंट्रलाइज रखने से जगह। हमारा ये जो यहाँ लेके जाता है बार बार, ये एचओ है, इसका ये हेड ऑफिस है, यहाँ बार बार लेके जाने की जगह यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, मल्टीपल हो इसके पास जगह, तो यहाँ पे इजीली वो फटाफट से अपना चेक दे सकता है। लॉग बॉक्स सिस्टम क्या हुआ? या तो शॉर्ट नोट एंड लॉग बॉक्स आ गया, मे बी 2 मार्क्स या 4 मार्क्स, कुछ भी हो सकता है। लॉग बॉक्स स्पेसिफिकली भी आ सकती है। लॉग बॉक्स बेसिकली क्या हुआ कि एक कंपनी क्या करता है, बैंक को ऑथराइज कर देता है कि भैया बैंक मैं तुमको ऑथराइज कर रहा हूँ, एक बॉक्स का मैं तुमको दे रहा हूँ ऑथराइजेशन कि इसमें सारे चेक्स आएंगे, तो चुपचाप तुम इससे लेना, इसे क्लियरिंग में लगा देना, और मैं अपने सारे कस्टमर्स को बोलता हूँ कि आप लोगों को इस बॉक्स में ही चेक जमा करना है।
पोस्ट ऑफिस के पास ये बॉक्स रहती है या पोस्ट ऑफिस में रह सकती है, ये बॉक्स में सब जमा करते हैं, बैंक इससे निकालता है। काम कितना फास्ट हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है इससे? सर हमारा होल्डिंग वाला, हैंडलिंग वाला टाइम, डिपॉजिटिंग वाला टाइम पूरा रिड्यूस हो रहा है। ये हमारा पूरा क्या है, लॉक बॉक्स सिस्टम। समझ में आया क्या? लॉक बॉक्स सिस्टम समझ में आया? यस और नो? यस सर समझ में आया, बढ़िया से। ड्रॉबैक एक ही है, बहुत खर्चीलू है, बड़े बड़े कंपनीज के लिए है, लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, फिर से मॉडल आ गया। सर फिर से मॉडल आ गया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टोटल 10 नंबर का वेटेज रखेगा आपके एग्जाम में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अच्छे से सारे चीज़ें पता होने चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूरा स्कोरिंग है, पूरा अच्छे से आपको इसमें स्कोर करके आना है। एक होता है हमारा क्या, एक होता है बॉमल्स ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू सुना हुआ है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन्वेंट्री में पढ़ा होगा आपने। यस और नो? यस। सेकंड अगेन सर फिर से ये मिलर आ गया। ओ नो, ये मिलर पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, कभी कहाँ आया। सबसे पहले आपको ये मिला आपके कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में मिला आपको मोदी गिलानी मिलर एमएम, फिर मिला आपको डिविडेंड डिसीजन में एमएम। अब आपको तीसरा, अब ये मोदी गिलानी को छोड़ दिया भैया, अभी आ गया किसके संग? ओआरआर के साथ। एक ओआरआर बोल के भी कोई है, उसके संग मिलके ये अपना एक और मॉडल ले आया, मोदी मिलर एंड ओआरआर मॉडल, विच इज़ ओनली थ्योरी। इसकी सिर्फ थ्योरी पोर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा, मजा आएगा। सेकंड बॉमल में आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों है। प्रैक्टिकल तो आपको ईओक्यू देख के समझ में आ गया होगा, ईओक्यू देख के समझ में आ गया होगा। √/280/C कैसे है मैं बताता हूँ। याद आया? √280 2AO आपने किया होगा इन्वेंट्री में। बॉमल्स ईओक्यू मॉडल क्या बोलता है? ये विलियम जे बॉमल ने निकाला था। ये बोलते हैं कि कैश लेवल सबसे ऑप्टिमम कब रहता है? जब मेरा कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमम। एक एक चीज़ पे आता हूँ, 2 मिनट। कुछ अजम्पशंस है इसके, मे बी 2 नंबर के लिए आ जाए, मैंने डाल दिया। सर्टेनिटी से पता रहता है कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कांस्टेंट रहता है। ये 2 अजम्पशंस है किसके? हमारे बॉमल्स मॉडल के। किसके? हमारे बॉमल्स मॉडल के। फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ओसीबी क्या? ऑप्टिमम कैश बैलेंस √280/C। ये मतलब एनुअल कैश का क्या रिक्वायरमेंट है? सेम चीज़ आपने इन्वेंट्री में करा, आपको इन्वेंट्री का क्या रिक्वायरमेंट है एनुअली, वो आप करते हो। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री में जो स्टोरेज कॉस्ट, जो सब चीज़ें आपने वहाँ पे की है वही सेम है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ इन्वेंट्री था, यहाँ कैश है, यही अंतर है। आगे मैं बताता हूँ एक एक चीज़ का आपको क्या इसमें रेलेवेंस है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का ध्यान दो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है होता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब हर ट्रांजैक्शन पे घुसने का जो खर्चा। एग्जाम्पल ब्रोकरेज, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। जितना बार ट्रांजैक्ट करो, एक घर है, एक घर आपने रेंट पे चढ़ाया, तो ब्रोकरेज लगता है, ब्रोकर ब्रोकरेज लेता है। वो आपका टेनेंट भाग गया, आप लैंडलॉर्ड हो तो आप क्या करोगे? फिर दूसरा टेनेंट ढूंढोगे, ब्रोकर को हायर करोगे, भैया तुम तो दूसरा टेनेंट लेके आ। वो अगर लेके आता है, डील फाइनल होता है, तो वो फिर ब्रोकरेज लेता है। जितना बार ट्रांजैक्शन हो रहा है उतना बार ब्रोकरेज लग रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट क्या हुआ? कैरिंग कॉस्ट क्या हुआ? अपने इन्वेंट्री में तो इसे शायद स्टोरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आप लोग पढ़ते थे। यहाँ पे क्या होगा? आपका कैश का बात हो रहा है। कैश में क्या होता है कैरिंग कॉस्ट? कि अगर आप उस कॉस्ट को आप कैरी नहीं कर रहे होते, कैरी मतलब अपने पास होल्ड नहीं कर रहे होते, तो कहीं पे उसे इन्वेस्ट करते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता। ऑफ वॉट? ऑफ दैट इंटरेस्ट फोरगोन। आपको कुछ कमाई मिलता, पैसे से पैसा कमाई होता है, आपको मालूम है? यस। तो वो जो कमाई होता वो नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमारा ये जो खर्चा लग रहा है वो इंटरेस्ट फोरगोन का, वो हमारा कैरिंग कॉस्ट होता है। क्या फॉर्मूला है दोनों के, वो यहाँ पे मैंने दिया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान देना, इसको सुन लेना और आपको इसी को ही अप्लाई करके आना एग्जाम में। समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना में जवाब देंगे सब बच्चे, प्लीज़ आप लोग हाँ या ना में जवाब दो। क्या लिखा है मैंने? ट्रांजैक्शन कॉस्ट है A/Q इंटू टी। ए क्या है? ए हमने बात किया एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। क्यू क्या है? बहुत बार क्या होगा, क्वेश्चन देगा कि लॉट्स में कैश का ट्रांजैक्शन डीलिंग्स हो रहे, लॉट्स में हो सकता है। तो अपने क्या करेंगे? अपने करेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट। मान लो मेरा है, मैं लिखता हूँ 1000 का एनुअल रिक्वायरमेंट है। लॉट्स हमारा 200, 200 के लॉट्स में मतलब एक लॉट कितना का हुआ? 5 का। मान लो 1000 करोड़ का बात हो रहा है, 200 का लॉट्स बनता है, तो 5 करोड़ का लॉट हुआ। इनटू में क्या करूंगा? टी। ये टी का मतलब है ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लॉट। मान लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लॉट 10 है,
₹10 पर लगता है तो कितना हुआ सर? ये 50 करोड़। एक लॉट का टोटल मेरा खर्चा आ गया। ऊपर मैंने क्या लिखा था? ऊपर मैंने लिखा था ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। अगर लॉट्स में हो रहा था पर लॉट्स। कैसे निकला? इस तरीके से निकला। लॉजिक समझ में आया? अच्छा लगा? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? यस और नो बोलो। हाँ सर लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सी इज़ व्हाट? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? हमारा जो लॉट साइज है उसे हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। एक सिस्टम, एक रूल, एक तरीका है करने का। इन्वेंट्री में भी आपने पढ़ा है ऐसे। हमारा जो लॉट साइज है उसे हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जो कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज क्वेश्चन देगा उसे इनटू करेंगे, आपका आ गया। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज क्वेश्चन देगा, आपका आ जाएगा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? मिलर ORR मॉडल। ये सिर्फ थ्योरी है, बड़ा मस्त इंटरेस्टिंग सा थ्योरी है। इस ग्राफ्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ्स ही समझ में आ जाएगा खुद ही अपने लेवल पे आपको सर ये ग्राफ से खुद ही समझ में आ जाएगा। ग्राफ जो स्क्रीन पे आ रहा है वो आप लोग देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है ये मिलर ORR मॉडल? कि एक कंपनी के पास 3 लेवल ऑफ कैश होता है। मतलब मान लो यहाँ मैक्सिमम कैश का सीलिंग, ये नॉर्मल और ये मिनिमम, ठीक है। 3 मैंने लाइन टाना। ये सबसे ज़्यादा कैश जब हो जाए, अपर लिमिट है ये मेरा नॉर्मल लेवल, ये मेरा मिनिमम लेवल। कंपनी कैश यहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्मल लेवल पे। कुछ आया, रुपया आया, इन्वेस्टमेंट बोरिंग, कुछ आपने किया, इन्वेस्टमेंट हुआ घटा, फिर बोरिंग हुई, कोई भी तरीके से डेटर्स रियलाइज़ हो गए, रुपए आए, आप करते करते पहुँच गए एकदम ऊपर अपर लिमिट में। तो मिलर ORR मॉडल बोलता है अगर ऐसा पोजीशन पे आप पहुंचे हो तो स्ट्रेट डाउन आप ले आओ उसे नॉर्मल कैश बैलेंस पे। मतलब अगर कैश का नॉर्मल बैलेंस 1000 रुपया है, 1500 हो जाता है आपका, और अपर लिमिट 1500 है, तो 500 आप उससे से निकाल लो, विद्रॉ कर लो। वही मेरा बोलता है क्या? वो मेरा बोलता है मिलर ORR मॉडल। यस और नो? समझ में आ रही है? यस। जिस तरीके से यहाँ पे हम पहुँचे, सेम तरीके से अगर चल रहा है, कोई कारण से आप लोअर लिमिट पे आ जाते हो, लोअर सीलिंग पे आ जाते हो, तो वापस बोलता है भैया कैश इन्फ्लक्स करो, कैश ढालो उसमें, ताकि फटाक से आप सीधा स्ट्रेट आप पहुँच जाओ वापस नॉर्मल मॉडल में। उसका मैंने छोटा सा समझा भी दिया आपके लिए कि आपके पास एग्ज़ाम में अगर ये आया, कोई बड़ी बात नहीं, आपके इस एग्ज़ाम में आ जाए, मे बी फॉर 2 मार्क्स 4 मार्क्स कैसे भी आ जाए, तो ये ग्राफ ज़रूर से बना के आना। इसके बाद ये लिखने का पोर्शन आप खुद से अपने वर्ड्स में भी लिखोगे तो चल जाना चाहिए, ठीक है। एक और बात, ये ना और रियलिस्टिक मॉडल आपको सुन के भी लग रहा होगा, हाँ ये मॉडल फिर भी अच्छा है सर, वेरी गुड। तो ये मोर रियलिस्टिक मॉडल है दैन बॉमल मॉडल। इस मॉडल में एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इज़ अनसर्टेन, पता नहीं रहता हमें। ऊपर हमने असम्पशन लेके पूरा मॉडल का ऐसी तैसी कर दी थी, ऊपर हमने असम्पशंस लेके मॉडल की ऐसी तैसी कर दी थी। ऐसे पॉसिबल है कांस्टेंट रहना और सर्टेनिटी से पता रहना? अपने को नहीं पता अपने को कल कितने पैसे चाहिए, तो यहाँ पे लिखा कैश, सर्टेनिटी से पता है। ऐसी तैसी तो मॉडल की पहले ही हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अ कंपनी बिगिंस अ नॉर्मल कैश मॉडल एंड परचेजेस इन्वेस्टमेंट व्हेन इट्स कैश बैलेंस मैक्सिमाइजेस एंड वाइस वर्सा। नथिंग टू बी डन इन बैलेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। बोलना क्या चाह रहा है? अगर इस लेवल पे है, इस लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो जैसे चल रहा है। यहाँ पहुँचे तो धड़ाम से नीचे, यहाँ पहुँचे तो धड़ाम से ऊपर, ठीक है। यही बोल रहा था, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये वाला मॉडल भी। कुछ थ्योरी पोर्शन जो मैंने ढाल दिया आपके लिए। एक है आपका मनी मार्केट ऑपरेशंस, ये है आपका मनी मार्केट ऑपरेशंस। कट गया तो आप लोग उसको ठीक कर लेना प्लीज़। मनी मार्केट ऑपरेशन क्या हुआ सर? एक होता है स्टॉक मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट होता है वो मार्केट जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सारे चीज़ का ट्रेड होता है, लेन देन होता है। छोटे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सारे चीज़ जहाँ पे मिलते करते हैं, ये मनी मार्केट होता है आपको। स्टॉक मार्केट से आप क्या करते हो? इक्विटी मार्केट बोलते हैं अपने, इक्विटी बाई सेल परचेस करते हैं। यहाँ पे अपने करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो कम इंटरेस्ट बियरिंग अपने बॉन्ड्स हुए, ट्रेजरी बिल्स, ये सब जो गवर्नमेंट निकालती है, वो सारा मनी मार्केट में अपने आते हैं, मनी मार्केट से अपने ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। रीड कर लेना आप लोग, समझ जाओगे। पेटी कैश सिस्टम क्या है? पेटी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या बोलता है? पेटी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम ये बोलता है कि इतना मिनिमम कैश बैलेंस का क्या करेगा कंपनी, एक बकेट बना देगा, एक बकेट बना देगी एक कंपनी, और क्या करेगी, एक सर्टेन एक्सपेंस उसमें डाल देगी फॉर इट्स मीटिंग इट्स पेटी कैश। मतलब हर बार हर खर्चे के लिए आगे मांगना नहीं पड़ेगा पैसे, उस पेटी कैश में से ढाल दिया, उसी में से खर्चे करो, वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसका हिसाब करेंगे और पैसे डालेंगे। एफिशिएंटली इससे हमारा कैश मैनेज होता है।
एक वीक रिक्वायरमेंट जितना अपने उसमें डाल देते हैं पैसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट रिजल्ट्स क्या होता है ये आप लोग रीड कर लेना। ये नॉर्मल सिंपल सा बात है कि टाइम बचता है, खर्चा कम लग सकता है, फास्ट काम होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, सब बहुत सारे रीजंस लिखे हैं, एफर्ट कम होता है, बहुत सारा बात है, नंबर ऑफ चेक्स कम होते हैं, ये सब आप लोग रीड कर लेना। क्या पता आपके लिए एग्जाम में 2 नंबर के लिए 4 पॉइंट पूछ ले। इसमें 2 नंबर के लिए 4 पॉइंट लिखना है तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है ना। सर हमने तो 2 नंबर का था, हमने तो 2 पॉइंट लिख के आया, प्लीज़ थोड़ा स्मार्ट बनो। अब आप लोग कॉलेज में या स्कूल में नहीं हो, सीए इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, प्लीज़। एक और बात, ये आपका आया था 2021 में आया हुआ है ये वर्चुअल बैंकिंग पे और डिजिटल बैंकिंग पे। क्या बोलता है कि वर्चुअल बैंकिंग आपको नाम से पता है कि जो आपका डिजिटल बैंकिंग अब हो गया है, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, जो आप घर बैठे बैठे ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर लेते हो, वो आपका होता है वर्चुअल बैंकिंग विदाउट फिजिकल ब्रांचेस का रिक्वायरमेंट, या उसमें जाए विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट, और बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारे काम ही अब आप घर बैठे कर लेते हो। यस यस और नो यस, मोबाइल ऐप से सब हो जाती है ना सर। हाँ सर, सारा काम हो जाता है। क्या एडवांटेजेस है इसमें? टाइम कम लगता है, हैंडलिंग कॉस्ट कम होता है, रिस्क कम होती है, ब्रांच का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, ब्रांच खोलने पे बहुत खर्चा है, लोगों को बैठाओ, उसके डेली रेंट में खर्चा करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारे हमारा सेविंग्स हो जाता है। समझ में आया? ख़त्म, एंड हो गया सर, हमारा एंड हो गया, सेल्फ नोट्स का जगह आ गया, हमारा ख़त्म हो गया। अब अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अपना क्या बोला था मैंने, कॉस्टिंग में कवर्ड है, तो वो अपने को नहीं करना, कल अपने करेंगे डेटर्स और रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। कल मिलते हैं, ठीक है, कल अपने करेंगे डेटर्स रिसीवेबल मैनेजमेंट। एक बार फुल स्क्रीन में आ जाए क्या? तो कल अपने कर रहे हैं डेटर्स एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, साथ में अपने करेंगे पेबल्स एंड क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। अच्छे से आपने लेक्चर सुना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सम्स बनाने, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। टिल देन सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, टाटा बाय बाय।